नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रणव और आप सुन रहे हैं ज्ञानदीप पी-लर्निंग। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें हम सरल भाषा और अधिक गहराई से विकास को समझेंगे। विकास अथवा प्रगति की धारणा ये हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की उपाय देता है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं, प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसे चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। ऐसे उदाहरण से समझिए, एक लड़की अपने भाई के समक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, ये सारी आशाएं रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह दुनिया बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो गए, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए छोटे चेक बांधों या तालाब पसंद करें। इस तरह दो बातें साफ हैं। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आप एक बात समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। दूसरे शब्द में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों के आदर से मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पे हमारा जीवन निर्भर है।
लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है, तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने का क्या अवसर है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आप वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना और बढ़ा देता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाती है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं, तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। अथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है, तो घर में उनके काम-काज में ज़्यादा हाथ बटाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। अब कुछ ऐसे सवाल के बारे में विचार करें, जैसे अलग अलग लोग की विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं? ऐसा सोचिए, क्योंकि लोग भिन्न होते हैं, क्योंकि लोग के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं, और क्या लोग के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं? क्या लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है? कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकते हैं? सुरक्षा, नियमित समय, परिवार, पर्यावरण, ये सारे। जैसा कि हमने जाना, यदि लोग के लक्ष्य भिन्न हैं, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा करते हैं हम लोग। संभव है कि कक्षा के जितने भी विद्यार्थियां होती हैं, ये सारे प्रश्न के अलग अलग उत्तर दें। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों, और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास
के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग-अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? इससे पहले कि हम इस विषय पर आएं, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न-भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं, तो उसमें सामान्यताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में बहुत से बच्चे को देखिए, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करेंगे? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार उसे हम अलग-अलग भाग में बांटेंगे। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के विषय उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? चलिए इसे समझते हैं। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनकी आधार पर तुलना करते हैं, राइट? तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। जैसे मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाएगा। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोग को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है। इससे हमें देश की कुल आय पता चलता है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय से भी जाना जा सकता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में उस मापदंड का प्रयोग किया गया है वे देश उनकी
जो 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $डॉलर में 995 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल 1820 था। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, उसको आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। जब हमने व्यक्तियों और उनकी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं? इसका निरीक्षण हम ऐसे उदाहरण से समझते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि इन राज्यों जैसे एक हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसत हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 35,400 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और डिटेल्स जानते हैं। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। या सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि किसी वर्ष में हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतें और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल में भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। बिहार के लगभग आधे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता है तो आप अभी यह सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं अभी। दोस्तों,
यह जानें, यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए आप समझें, सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाइयाँ आपको नहीं दिला सकता। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लगे जहाँ ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इससे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के सामुदायिक सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखें। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है? यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत की आयु संभाविता से पीछे नहीं है। रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। विकास की धारणा। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह कहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इस अपने बच्चों से उधार लिया है। कुछ उदाहरण और सच आपको जानना चाहिए। भारत में भूमिगत जल। हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 400 जिलों में सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों से पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस समाधान
और साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश को 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि को दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारों जैसे कुछ तटवर्तीय क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह उन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों को अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो वर्षा से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों को धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं होती। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम जीवन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। नीचे कुछ डाटा है, आप उसे देखें। मध्य पूर्व में हजारों मिलियन बैरल, 8,007 मिलियन बैरल। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50,000 मिलियन बैरल। विश्व में 1,696, that means 1,696,000 मिलियन बैरल। पर्यावरण में कुछ गिरावटें के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणाएं तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर अभी भी बहस जारी है। So friends, I think this video is much understanding for all. मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो विकास के बारे में कुछ गहरी समझ आपके अंदर उत्पन्न कर पाई होंगी। So thanks for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।